राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वैश्वीकरण व उसके प्रभाव। वैश्वीकरण यानी कि इसी को तो भूमंडलीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो इनके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर जिस प्रकार से मैंने बीच बीच में लिखे हैं और थ्योरी टाइप में, तो अपने इनको याद भी करेंगे, क्लास में ही कोशिश करेंगे। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो चीज़ें जहाँ से पूछा जा सकता है, और अगर ये टॉपिक समझ में भी नहीं आता है तो कुछ चीज़ें ही पढ़ लो, बस सही है। बाकी एक आधे टॉपिक के पीछे उन सभी को मत खो जो कि जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं। तो देखो कि जो वैश्वीकरण है इसको भूमंडलीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो देखो ये क्या है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का स्वतंत्र प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है। अगर इसको आसानी भाषा से वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को देखें ना तो क्या है, देखो सबसे पहले फिर आपको पता चल जाएगा। देखो, जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं, यानी कि जब विश्व के सारे देश है, सभी जो देश है, व्यापार के लिए कौन सी नीति को, उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं। अगर आपको उदारीकरण समझ में आ गया तो ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी कि उदारीकरण क्या है। यानी कि उदारीकरण, मान लो आप ऐसे सोचो कि अपना भारत है, भारत में मान लो कोई और देश के लोग हैं ना, वो व्यापार करना चाहते हैं। उदारीकरण को समझ लो, समझ में आ जाएगी कि अपने भारत में कोई और देश के लोग क्या है, व्यापार करना चाहते हैं। तो आप ये सोचो कि अपने जो भारत है इसमें जो रूल है, जो नियम है, वो कितने सख्त है ना, कितने मजबूत है। तो उन नियमों या फिर उन जो रूल्स है, नियम है ना, उनको कैसे मतलब सरल बनाया जा सकते हैं, उनको मतलब इजी। तो देखो जिस प्रकार अपने भारत में जो रूल है ना, नियम, वो इतने सख्त है कि अपने देश में अगर कोई व्यापार करना चाहे और दूसरे देश का, तो वो कर नहीं सकता। तो देखो जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तब विश्व के सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है। इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि जो भारत में जो अपने जो सख्त रूल है ना, उनको लचीला बनाना है, यही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है, जो कि विश्व के सभी देशों में व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं। अगर अपने खुद इन जो रूल है इनको अगर सरल बना देते हैं ना, तो कोई भी अगर बाहर से अपने देश का, जो बाहर से कोई व्यापारी है, वो अपने देश में अगर व्यापार करना चाहे तो वो बाहर वाला आराम से व्यापार कर सकता है, अगर इन नियमों को लचीला बना दिया जाए, और वो अपने यहाँ पर प्रोडक्ट भी बेच सकता है। तो देखो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं का, सेवाओं, पूंजी, विचारों का स्वतंत्र प्रवाह एक देश से मतलब बिल्कुल फ्रीडम यानी स्वतंत्र प्रवाह से एक देश से दूसरे देश में होता है। तो यही वैश्वीकरण है, इसको भूमंडलीकरण कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो अपने देखो भारत में जो उत्पादित मसाले हैं इनका व्यापार है कि भारत के अतिरिक्त जो अन्य को दूसरे देश है उनमें भी तो ये किया जा सकता है। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने इस तरह लिख रखी है कि देखो वैश्वीकरण है ना, अगर क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण सिर्फ राजनीतिक है, तो राजनीतिक नहीं है, वैश्वीकरण बहुआयामी है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, तो बहुआयामी है क्योंकि सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, वैचारिक भी है। तो अगर एक अकेला से क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण सिर्फ वैचारिक है, तो सिर्फ वैचारिक नहीं है, ये बहुआयामी है। तो देखो वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण को सांस्कृतिक प्रभाव कौन से इसमें, जैसे पहनावा, खान पान, रहन सहन, ये है इसमें सांस्कृतिक प्रभाव, ये भी इनको प्रभावित करता है। और इस वैश्वीकरण से जो युवा हैं उन पर, युवाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ रहे हैं भाई। जैसे कि युवाएं जो पश्चिमी जो संस्कृति नहीं है क्या, वो युवाएं उनको खोते जा रहे हैं। जो युवा वर्ग के लड़के जो भी है युवा वर्ग के, वो क्या जो पश्चिमी संस्कृति उसको खोए जा रहे हैं, यानी कि उसको गवाए जा रहे हैं। तो ये नकारात्मक हो गए, जैसे कि आजकल देखते हो चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया, गुस्सा, इस प्रकार के मतलब कुंठित से हो गए हैं। अगर अपने वैश्वीकरण से सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो युवाओं का मतलब जो रोजगार है, तो युवाओं में ना रोजगार वाला तो पता ही है, अभी ज़्यादा ही मतलब इनके अवसर हो रहे हैं। तो ये सारे तो मतलब सकारात्मक में आ जाते हैं, नकारात्मक वाले वो आ जाते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को अगर पूछ ले क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है इनके एकीकरण को ही तो वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण कहते हैं। तो अब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, ऐसे कुछ नहीं, एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो ये चीज़ समझ में आ जाती है। अगर उदारीकरण का पता चल जाता है तो आ जाता है कि अपने भारत में कोई मतलब अपना जो भारत है इसमें कोई और देश के अगर लोग है ना व्यापार करना चाहे, तो वो अपने देश के जो रूल देखकर, इतने सख्त रूल है ना, तो वो दूसरे देश के है ना अपना
मतलब अपने देश में व्यापार कर नहीं सकते हैं भाई, तो इसलिए उनके जो रूल है अपने भारत को उनको लचीले बनाने होंगे, मतलब सरल बनाने होंगे, इसलिए वो दूसरे देश के भी आसानी से यहाँ पर व्यापार कर सकें और प्रोडक्ट को बेच सकें। अब यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हुए हैं, वो सारे देखेंगे अपने। एक तो देखो यहाँ पर अगर आता है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो देखो व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह, ये इसका अर्थ है। सीधा सा अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये। अगर ऐसा जाए कि व्यापार का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, व्यापार का संबंध है वो विश्व व्यापी जो पारस्परिक जुड़ा हुआ है उसी से वैश्वीकरण का संबंध है। और देख लो वैश्वीकरण को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को ही तो देखो वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक ही बात है, तो वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले अगर पूछे वैश्वीकरण के जनक, वैश्वीकरण के जनक तो है रोलैंड रॉबर्टसन, वैश्वीकरण के जनक रोलैंड रॉबर्टसन। और अगर क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसको जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में, कि वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोडोर लेविन को दिया गया। और देखो ये जर्मनी मूल तो देखे तो जर्मनी के है और बाद में ये अमेरिका में मतलब रहने लगे, तो अमेरिकी अर्थशास्त्री है, जर्मनी मूल के और अमेरिकी अर्थशास्त्री। और जो थियोडोर लेविन है इन्होंने कब 1903 में क्या, इन्होंने 1903 में प्रकाशित अपने एक लेख है जो कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, इसमें इस शब्द का प्रयोग किया है भाई। और जो वैश्वीकरण का अगर क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है ना, क्या देश और समाज में समान रहता है या असमान रहता है, ऐसा आ जाए तो समान नहीं रहता, वो असमान रहता है, ठीक है ना, मतलब सम नहीं रहता है, असम रहता है, तो असमान रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, वैश्वीकरण के जनक देखो रोलैंड रॉबर्टसन, और वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय अर्थशास्त्री, ये रट लो, थियोडोर लेविन को दिया गया भाई। और इन्होंने 1903 में प्रकाशित अपना एक लेख था ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, इसमें इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखो, और इन परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको किसी तरीके से याद भी रखना होगा। अगर ये परिभाषाएं इतनी याद नहीं रहती है तो किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद भी रख लेना। एक तो ये क्वेश्चन देखो मैंने लिख रखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा, विश्व व्यापार का संगठन पूछ ले, मुख्यालय पूछ ले इसका। तो आगे देखो भूमंडलीकरण की परिभाषाएं देखते हैं। अब इनको कैसे याद करें, किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके याद रख सकते हो अगर वहाँ पर आती है, तो मिक्स ना हो सारा। देखो यहाँ पर मैक्लुहान, इन्होंने देखो मैक्लुहान ने वैश्वीकरण को किस नाम से संबोधित किया है, कौन सी संज्ञा दी है अभी मैक्लुहान ने, तो मैक्लुहान ने वैश्वीकरण को जो संज्ञा दी है ग्लोबल विलेज की। अब कैसे याद करोगे कि इन्होंने मैक्लुहान ने ही ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी है वैश्वीकरण को, तो आप लेना मैक्लुहान में लो मेक मतलब बनाना होता है कोई चीज़, आप ऐसे लो कि विलेज है ना, विलेज मतलब गांव में मैक यानी कि बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं। जब भी विलेज आए इधर मैक आए, मैक को विलेज से जोड़ देना, मैक्लुहान यानी कि मैक बना रहे हैं विलेज में, घर बना रहे हैं, ग्लोबल विलेज नाम से जाना जाता है। ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लेना। अभी देखो ट्रिक नहीं बैठ रही है मेरे, सच बता रही हूँ इसमें कोई, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर याद आ जाएगा। देखो हार्वे के अनुसार, देखो वैश्वीकरण के कारण, देखो हार्वे के अनुसार समय और स्थान दे दिया, समय और स्थान का संपीड़न हो रहा है। हार्वे के अनुसार देखो समय और स्थान का संपीड़न हो रहा है। देखो अब इस जैसे कि अपने मान लो अपने को कहीं जाना हो, आज अपने यहाँ बैठे हैं, अपने को कहीं बाहर वाला मतलब देश जाना हो ना, अमेरिका कनाडा कहीं भी जाना हो, तो अपने आराम से एरोप्लेन से जा सकते हैं, किसी में भी बैठ कर जा सकते हैं। तो वहाँ पर ना कोई टाइम का ना कोई स्थान का पता, अपने आराम से जा सकते हैं। तो समय और स्थान का संपीड़न हो रहा है हार्वे के अनुसार। वैश्वीकरण का कोई कुछ पता नहीं चल रहा है ना, अपने कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, ना समय का ना स्थान का इस चीज़ का पता चलता। तो हार्वे के अनुसार समय स्थान का संपीड़न हो गया है। आगे देखो एक परिभाषा जो कि फ्रीडमैन के अनुसार है, वर्ड इज फ्लैट। तो इनको कैसे याद करोगे, आप फ्लैट से लो, फ्लैट यानी कि जो घर वाला, ऐसे ले लो, घर में फ्लैट में रहते हैं तो ऐसे लो, मैन रहता है बिल्कुल फ्री होकर के, मैन रहता है आदमी रहता है, थोड़ा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। आगे देखो एंथनी गिडिक्स है, इनके अनुसार देखो परिभाषा विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघनीकरण हो गया है। देखो जो सामाजिक संबंध है उनका क्या हो रहा है, संघनीकरण हो रहा है। तो ये किसकी है, ये एंथनी गिडिक्स की है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे देखो रोनाल्ड रॉबर्टसन, इनके अनुसार इंपॉर्टेंट है काफ़ी, पूछा भी गया शायद। रोनाल्ड रॉबर्टसन के अनुसार देखें तो इनकी वैश्वीकरण की परिभाषाओं में देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, ये देखो ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर दिया है,
ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर ग्लोबलाइजेशन शब्द का ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया ग्लोबलाइजेशन की जगह। तो ये ध्यान रखना, किसके अनुसार? रोनाल्ड रॉबर्टसन। अब ऐसे ले लो, रॉबर्ट है भाई, रॉबर्ट है ना, उसने नाम ही बदल दिया रॉबर्ट, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, आजकल ऐसे वीडियो आ रहे हैं रॉबर्ट ही मतलब बोलने लगे, रोबोट, रॉबर्ट नहीं रोबोट ऐसे लो हैं, रॉबर्ट बोलने लगे हैं भाई। तो आप रॉबर्ट याद आ जाएगा उससे, कि पता नहीं वो क्या क्या नाम रख देते हैं क्या। तो आप ऐसे लो, जब भी रॉबर्ट आते हैं तो ऐसे ले लेना, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर ग्लोबलाइजेशन नाम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या पता ऐसे याद रह जाए। आगे देखो, जॉर्ज रिटजर, जो जॉर्ज रिटजर है, इनके अनुसार देखो तो इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है भाई? जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, इन्होंने मैक्डोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। मैक्डोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग किन्होंने किया है? जॉर्ज रिटजर ने। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, आप ऐसे कर लेना। ये भी आपको थोड़ा टफ सा लग रहा होगा नाम, देखो जॉर्ज रिटजर, जॉर्ज रिटजर, रिटजर, ऐसे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही होगी, ऐसे इसको पढ़ने में कठिनाई आ रही है। मैकडोनाल्ड ऐसे आपको पढ़ने में लग रहा होगा ना ऐसे, हाँ भाई थोड़ा टफ लग रहा है। मैकडोनाल्डाइजेशन ऐसे टफ सा नहीं लग रहा दोनों? तो आपको क्या पता ऐसे मैं बार बार इस तरह टफ बोल करके बताऊं, इस तरह खुद ही परेशान हूँ, तो आपको ये याद रह जाए कि जॉर्ज रिटजर ने ये शब्द का प्रयोग किया है और ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखो, जोसेफ स्टिग्लिट्ज, जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज है, इन्होंने किस वैश्वीकरण को किस नाम से संबंधित किया है, मतलब किस नाम से जाना है? तो ये भी 2022 में पूछा गया है, वैश्वीकरण को अमेरिकन से संबंध किया है। इसको कैसे याद करोगे? अब देखो, कोई बंदा है, वो कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है घूमने, अमेरिका जा नहीं रहे, ऐसे लो विजय लग गया, अमेरिका जा रहा है, ठीक है ना, कोई बंदा। अब देखो वो सोच रहा है अमेरिका जा रहा है, अपने को खुद को सेफ समझ रहा है। जब भी इस नाम से आए जोसेफ, तो आपको लेना है सेफ समझेगा। जब भी वो अमेरिका जाएगा, उसका वीजा बन गया, अब सोच लो अमेरिका जाने के लिए, तो वो जाएगा ना, जब भी एरोप्लेन में से लो सीट से आप लो, सीट पे बैठेगा आराम से, सेफ समझेगा खुद को, कहाँ? अमेरिका जाएगा। तो अमेरिकीकरण याद रह जाएगा। इसे वैश्वीकरण को किस नाम से संबंध किया है? अमेरिकीकरण से संबंध किया है। किसने? जोसेफ, सेफ समझता है, इसे याद रह जाएगा, 2022 में पूछा गया। और ये एक जनक है जो कि वैश्विक गाम की अवधारणा के जनक, पूछ ले वैश्विक गाम की अवधारणा के जनक, तो मैकलुहान। वैश्वीकरण गाम की अवधारणा के जनक मैकलुहान, और सेफ से अमेरिकी याद रखना। जोसेफ स्टिग्लिट्ज वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है, और जॉर्ज सीटर का अपने को टफ करके दोनों का याद रहिएगा, मैकडोनाल्डाइजेशन। तो ठीक है, मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज रिटजर, और रोनाल्ड रॉबर्टसन ने ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। और एंथनी गिडिक्स विश्वव्यापी सामाजिक, देखो एंथनी गिडिक्स आ जाए जब भी आपको सामाजिक नाम से कनेक्ट करना, संघनीकरण की है। अब देखो भाई, थोड़े यहाँ वैश्वीकरण के उद्देश्य लिख रखे हैं मैंने, और फिर इनके लाभ, और यहाँ पर वैश्वीकरण की विशेषताएं, और जो वैश्वीकरण में केंद्र में इनके बारे में थोड़ा लिख रखा है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, वैश्वीकरण के अगर उद्देश्य पूछ ले तो विश्व के सभी देशों में, जो विश्व के सारे देश हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिबंधों को कम करना है भाई। और विभिन्न देशों के मध्य श्रम हो गई, पूंजी हो गई, तकनीक और कच्चे माल को बिना रोक टोक, बेरोक टोक प्रवाह है उनको, और विप्रादेशीकरण हो रहा है, यानी कि देश की जो सीमाएं हैं उनका क्या हो रही है, सीमाएं देखो कमजोर हो रही है, और विप्रादेशीकरण हो रहा है भाई। विभिन्न देशों के मध्य क्या श्रम, पूंजी, तकनीक और कच्चे माल है, इनको बिना रोक टोक के ही प्रवाह हो रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, विप्रादेशीकरण हो रहा है। और वैश्वीकरण का संबंध देख लो, ये भी देख लो, वसुदेव कुटुंबकम से है। अगर आ जाए कि वसुदेव कुटुंबकम का संबंध है वो वैश्वीकरण से या भूमंडलीकरण से। और वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय को क्या उच्चतर सोपान की ओर ले जा रहा है भाई, वैश्वीकरण है ना, अंतर्राष्ट्रीय को उच्चतर सोपान की ओर लेके जा रहा है। आगे देखो, वैश्वीकरण के लाभ की बात करते हैं तो पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी, श्रम प्रबंधन का विश्व स्तर पर फ्रीडम होकर, मतलब स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है, कोई भी रोक टोक नहीं है, ये लाभ है। और जो छोटे उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हो गए, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, इनका भी क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है। तो छोटे उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सुधार हो रहा है, इनका भी विकास हो रहा है। और पूंजी, वस्तुएं, सेवाएं, तकनीक, श्रम प्रबंधन विश्व स्तर पर इनका स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है, कोई भी रोक टोक नहीं, बिना रोक टोक के। आगे देखो, प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश बढ़ा है, प्रत्यक्ष विदेशी है वो निवेश बढ़ा है, और इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से विश्व के किसी भी भाग में उच्च तकनीकी ज्ञान को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे देखो इस वैश्वीकरण के लाभ है, क्या क्या किया जा सकता है। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से इस प्रकार कि वैश्वीकरण की विशेषताओं से पूछ ली गई, 3 विशेषताएं आई थी, कौन सी नहीं है कौन सी है, इस प्रकार से। तो 2022 में पूछा गया है। तो देखो वैश्वीकरण की विशेषताओं में यहाँ से देखो ये दिया गया है विप्रादेशीकरण, यानी कि वैश्वीकरण से विप्रादेशीकरण हो रहा है, जो विप्रादेशीकरण है वो हो रहा है भाई, और देश की सीमाएं कमजोर तो हो रही है, एक रूपता आ रही है, उपभोक्तावाद भी बढ़ा जा रहा है। और अब थोड़े से ये देख लेते हैं कि वैश्वीकरण में केंद्र में क्या क्या है। तो केंद्र में विचारों का प्रवाह है, प्रौद्योगिकी का प्रवाह है, विचारों ये द्वारा लिख दिया मैंने, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवाह हो गया, श्रम का प्रवाह हो गया, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है, उत्पादन का विपणन का प्रवाह है। ये थोड़ा सा देख लेना। आगे देखो वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में, देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, कथन पूछ लिया जाए कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में, कथनों को बताइए कौन सा गलत है कौन सा सही है, अगर इस प्रकार से आ जाए, 3 को एक और दे दे। तो देखो वैश्वीकरण से अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक समरूपता आती है भाई, खान पान रहन सहन ये सब। देखो वैश्वीकरण के असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। क्या वैश्वीकरण के सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है, ऐसा आ जाए तो है क्या, कथन में आ जाए तो सिर्फ राजनीतिक दायरे तक थोड़ी है। ये देखो इसलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन टाइप पूछा है, लिखा है कि ये सब पूछ लिए। तो देखो अगर आ जाए राजनीतिक दायरे तक या नहीं, तो बहुआयामी है भाई ये वैश्वीकरण, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, वैचारिक भी है। और देखो सांस्कृतिक की बात करते हैं तो वैश्वीकरण है, इसके सांस्कृतिक प्रभाव भी है, जैसे पहनावा, खान पान, रहन सहन। तो ये क्या है, ये बहुआयामी है। ठीक है, तो देखो सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। हाँ भाई ये सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव रहा है, ये ठीक सही है। और ये भी सही है, वैश्वीकरण से अनिवार्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता आती है। और यहाँ पर सिर्फ पूछ ले तो सिर्फ किस चीज़ का दे करके नहीं है, सामाजिक राजनीतिक पूछ ले चाहे एक, ये बहुआयामी। ठीक है, वैश्वीकरण का मुख्य कारण पूछ ले तो प्रौद्योगिकी है भाई। वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या है, प्रौद्योगिकी। देखो उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, यानी कि वैश्वीकरण का मुख्य कारण है वो है उन्नत प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी, ये क्वेश्चन आए तो ऐसा ऑप्शन में कुछ और दे दे। आगे देखो एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को दूसरे, देखो सॉरी एक दूसरे नहीं, एक देश की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्तर पर जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण ही तो कहलाता है। स्टार्टिंग में यही चीज़ समझा था, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्तर पर ही जोड़ना है, वैश्वीकरण कहलाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है भाई, तो निर्धन लोग हुए। ठीक है, आगे देखो आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ किए गए, जिसमें शामिल क्या क्या किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ किए गए, जिसमें किन को शामिल किया, तो वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, निजीकरण को। और उदारीकरण की बात करते हैं तो देखो वैश्वीकरण है जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहते हैं, उदारवाद की विचारधारा पर ही तो टिका है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पूछ ले कब हुई, तो 1995 में, ये भी ध्यान रख लेना। और भारत में आर्थिक सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय किसको दिया गया भाई, भारत में जो आर्थिक सुधार है इसको व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और विश्व बैंक की स्थापना भी ध्यान रखना 1944 में की गई, और अध्यक्ष पूछ ले विश्व बैंक के तो डेविस मालपास, और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। आगे देखो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनके जो प्रभाव है नकारात्मक प्रभावी पड़े हैं। अगर बात करते हैं विश्व युवा जो युवाओं पर देखो वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है, इन पर नकारात्मक भी पड़ा है सकारात्मक भी पड़ा है। और इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया आया हुआ है, ये देखो 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। कैसे पूछा गया है कि विश्व युवा रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन है वो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, इनमें से हिस्सा पूछा गया। प्रवास हो गया, युवा संस्कृति हो गई, वैश्वीकरण नागरिकता हो गई, ये सारे हैं। और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, यहाँ पर वस्तुओं के बारे में दे दिया तो वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, युवाओं पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत था, इनमें से पूछा नहीं है। तो प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्वीकरण नागरिकता, ये सारे आते हैं। तो देख लो ये रे युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव। देखो युवाओं में तीव्र परिवर्तन अनिश्चितता लाने हेतु उत्तरदायी है, और युवाओं को आर्थिक अवसर और रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सहायक है भाई।
जैसे ये सकारात्मक में आ गया है कि सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अगर नकारात्मक में देखें तो देखो आजकल मतलब जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ऐसे लड़कों में हो रहा है, मतलब सब में आजकल के युवा में जैसे चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुंठित से होते जा रहे नहीं है। जो पश्चिमी कल्चर है, जो संस्कृति उनकी है पश्चिमी, उनको भी भूलते जा रहे हैं। ये इस प्रकार से नकारात्मक भी देखने को मिल सकता है। और युवाओं में उत्कृष्टता व प्रतिस्पर्धा के विकास में सहायक, जैसे ये सकारात्मक आ गया। और इसमें जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, आवास में विभाजन में युवाओं में देख लो अस्थिरता, असुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ती जा रही है। ये सारे इनके प्रभाव। आगे देखो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। देखो नकारात्मक प्रभाव क्या है कि वैश्वीकरण को नव उपनिवेशवाद के रूप में मानते हैं। ये भी ध्यान रखना, वैश्वीकरण को किन के रूप में मानते हैं? नव उपनिवेशवाद के। और अल्प विकसित जो देश है इनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान। देखो अल्प विकसित, जो कम विकसित देश है ना, जो ज़्यादा विकसित देश है वो इस कम विकसित वालों पर क्या कर रहे हैं? इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को, तो इनकी जो अल्प विकसित वाले देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान ज़्यादा विकसित वालों की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। अगर देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों को गुलाम बना रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना जो कम विकसित और जो विकासशील राष्ट्र इन सबको क्या बना रही है? गुलाम बना रही है। और देखो जिससे इन राष्ट्रों के स्वदेशी उद्योग क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं भाई, इनको गुलाम बना रही है। तो अगर देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अल्प विकसित राष्ट्रों के कच्चे माल हो गए, प्राकृतिक संसाधनों को बेरहमी से दोहन कर रही है। भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये कर रही है, पता भी है। और ये आर्थिक विषमताओं, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर करने में असक्षम रहा है भाई। तो मोटा मोटा वैश्वीकरण में जो चीज़ें पढ़नी थी पढ़ ली। और आपको लगे ये कम है, ऐसा है, तो आप इसके अलावा कहीं और से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, जितना मैं मेटर लेके आऊँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों। और बात करें अगर परिभाषाओं की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। वैसे देखो कई टॉपिक ऐसे है, सच में ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्वेश्चन बनते भी नहीं, टॉपिक और भी है बनाने के लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाए तो। हाँ कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार ऐसे टॉपिक है जिनसे बनते नहीं है। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ही पढ़ लेना चाहिए, एक टॉपिक के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए।